नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर आईईडी हमला हुआ है। आईईडी विस्फोट में 11 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। अरनपुर के पालनार इलाके में यह आईईडी ब्लास्ट किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सली हमले पर दुख भी जताया है। नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भूपेश बघेल से फोन पर बात की है। गृह मंत्री ने हर तरह की मदद का भी आश्वासन दिया है। तो यह बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां पर नक्सली ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सबसे बड़ा सवाल यह कि जो छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, वहां पर जो बारूद की बू है वो आखिर कब तक आती रहेगी, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है। और एक के बाद एक लगातार जब नक्सली हमले इस तरह से सामने आते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठते हैं। सरकार के उन तमाम दावों को लेकर के सवाल उठते हैं जो सरकार लगातार ये दावे करती है कि नक्सली हमलों में कमी आई है। बड़ा सवाल यह कि अगर नक्सली हमलों में कमी आई है और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम नक्सली कैसे दे रहे हैं। डीआरजी के जो जवान थे उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये वो जवान होते हैं जिन्हें स्पेशली जो नक्सली होते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स के ये जो जवान थे वो कई मायनों में इसीलिए तैयार किए गए थे कि ये नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन अब अगर इस तरह से नक्सली बेखौफ होकर आईईडी ब्लास्ट करेंगे जिसमें हमारे 11 जवान शहीद होंगे तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के तमाम दावों और वादों पर भी सवाल जरूर उठेंगे। हालांकि अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार के पास रणनीति क्या है इस पर भी उन्हें जवाब देना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात जरूर की है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि नक्सली हमलों में आखिर जवान कब तक शहीद होते रहेंगे। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गई है। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। मेरे पास अभी जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। लगातार गृह मंत्री जो अमित शाह है वो नज़र बना बैठे हैं, किस तरीके से जानकारी आपके पास आई है? अभी अलग से कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी होगी भी तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं
उसको ऐसे अवसर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि साल दर साल किस तरह से नक्सली हमले छत्तीसगढ़ लगातार झेल रहा है। तो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। 2011 में 465 नक्सली हमले हुए थे, जिसमें 80 जवान शहीद हुए थे। उसके बाद 2012 में 370 नक्सली हमले हुए, 46 जवान उसमें शहीद हुए। 2013 में 355 नक्सली हमले हुए, 44 जवान शहीद हुए। 2014 में 328 नक्सली हमले हुए, जिसमें 60 जवानों की शहादत हुई। 2015 में नक्सली हमलों का जो आंकड़ा है उसने एक बार फिर से उछाल लिया। 466 नक्सली हमले हुए, जिसमें 48 जवान शहीद हुए। उसके बाद 2016 में 395 नक्सली हमले हुए, 38 जवान शहीद हुए। 2017 में 373 नक्सली हमले हुए, 60 जवान शहीद हुए। फिर 2018 में 392 नक्सली हमले हुए, जिसमें 55 जवान शहीद हुए। 2019 में 263 नक्सली हमले होते हैं, जिसमें 22 जवान शहीद होते हैं। 2020 में 315 नक्सली हमले होते हैं, जिसमें 36 जवानों की शहादत देश को झेलनी पड़ती है। बड़ा सवाल यह कि आखिर जवान छत्तीसगढ़ में नक्सली हमलों में कब तक शहीद होते रहेंगे। जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्या उसमें रणनीति को बदलने की जरूरत है, क्या कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है? यह कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी हर तरह से हर संभव मदद दी जा रही है। अगर खर्च की बात करें, 2017-18 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 92 करोड़ रुपए खर्च इन नक्सली वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए दिए थे, और 2020-21 में खर्च को बढ़ा करके 140 करोड़ रुपया कर दिया गया था। यानी कि जो पहले 92 करोड़ था उसको बढ़ा करके 140 करोड़ रुपए कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इसी तरह से नक्सली हमले लगातार जारी हैं। जब कोरोना काल का दौर चल रहा था, उस दौरान भी नक्सलियों के पास से, आपको याद होगा, रेमडेसिविर बड़ी मात्रा में बरामद की गई थी, और यह माना जा रहा था कि कोरोना की चपेट में आने से ज्यादातर नक्सली या तो मारे गए हैं या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से अगर इस तरह से बड़ा नक्सली हमला होगा, इससे पहले आपको याद होगा पिछले साल किस तरह से नक्सली हमले में 23 जवान हमारे शहीद हुए थे। तो लगातार नक्सलियों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, जवानों की शहादत की खबर सामने आ रही है। क्या रणनीति को बदलने की जरूरत है? क्या सरकार को कुछ बदलाव करने की जरूरत है? और जो इनपुट्स मिलते हैं, जो सुरक्षा एजेंसियों का काम होता है, क्या सुरक्षा एजेंसियां इनपुट उनको नहीं मिल पा रहा है? यह भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। पंकज जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक छत्तीसगढ़ से इस तरह से बारूद की बू आती रहेगी, और कब तक जो है जवान शहादत झेलते रहेंगे? एक बार फिर से ये बड़ा नक्सली हमला होता है, 11 जवान शहीद हो जाते हैं। डीआरजी के वो जवान जिन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए ही ट्रेन किया गया था। लेकिन अगर इस तरह से हमले होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर तो सवाल उठेंगे। जी, आपको कहना सही है। देखिए, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी प्रश्न है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का भी प्रश्न है। देखिए, इसमें अगर हम लगातार पिछले 20 साल की घटनाक्रम को देखें तो 2013 के विधानसभा चुनाव से पहले जो हमला हुआ था, उसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति की जो लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। तात्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रह चुके हैं, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, संयुक्त मध्य प्रदेश के, जिन्हें पत्थर टाइगर के नाम से जाना जाता था। अब आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई थी 2013 के विधानसभा चुनाव में, जब ये नक्सली हमला हुआ था। ये झीरम घाटी कांड के नाम से बिल्कुल भी दहशत फैलाने वाला सबसे बड़ा हमला है। बिल्कुल, लेकिन सवाल तो वही है ना, झेरम उसका जिक्र आपने किया, झेरम घाटी कांड का जिक्र आपने किया। दिक्कत कहां पर आती है? क्योंकि जिन लोगों से मेरा संपर्क रहा है, उन लोगों से, सीआरपीएफ से जुड़े जो लोग रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के कंधों पर होता है। जानकारी मुझे ये मिल पाती है कि जो रणनीतियां बनती हैं नक्सल को खत्म करने के लिए, वो तो बड़े बड़े एसी रूम्स में बनती हैं, लेकिन जो जवान वहां पर टैकल कर रहे हैं नक्सलियों के साथ में, उन्हें तो जंगलों के बीच में रहना है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें वहां पर भी खड़ी होती हैं कि आप केवल एसी रूम्स में बैठ करके रणनीति नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आपको खुद ब खुद जमीन पर उतरना पड़ेगा। जो निचले स्तर पर जवान काम कर रहे हैं, जिनकी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हो रही है, उनके साथ में सामंजस्य बिठा करके जब तक रणनीति नहीं बनेगी, तब तक तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। जी, आपका कहना 100%
रही है। जब तक ड्राइंग रूम से रणनीति तैयार होती रहेगी तब तक इतनी बड़ी विशाल ये जो समस्या है, ये आप लगातार गौर करें। नक्सलियों का जो एक बेल्ट है, जो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बहुत बड़े हिस्से तेलंगाना को कवर करता था, आप इसको रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं कि आप स्वाभाविक तौर पर यदि जवानों के साथ जमीनी स्तर पे चर्चा करके उनकी समस्याओं को समझते हुए जब तक रणनीति तैयार नहीं होगी तब तक ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आप लगातार देखिए कि जो आदिवासी वर्ग है वो कहीं ना कहीं नक्सलवादियों के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। चल जो एजेंसियां है वो नाकाम हो रही है, कि जो सूचनाएं हैं वो पुख्ता नहीं है। कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर जो आप सूचना तंत्र तैयार करते हैं वो सूचना तंत्र आम जनजीवन से जुड़ा रहता है, ग्रामीणों से जुड़ा हुआ रहता है। बिल्कुल। इसका स्पष्ट संदेश ये है कि आपके अंदर मतलब ये डेवलप ही नहीं हो पा रही है, आप अपने सूचना तंत्र को तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो सूचनाएं आप तक आनी चाहिए। वारदात से पहले अगर उस जगह पे आईडी रखा गया, जब सड़क को खोदा गया, तो ये देखिए ये 2-4 मिनट का काम नहीं है। बिल्कुल। 4-5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का समय लगेगा। एक और जो अहम सवाल उठता हुआ नजर है पंकज जी, जो एक अहम सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, आपने तंत्र की बात की, सूचना तंत्र को मजबूत करना होगा। सरकार क्या कर रही है? सरकार ने डीआरजी का गठन किया, डीआरजी में उन लोगों को शामिल किया गया जो बस्तर जैसे इलाकों में, यानी कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर जो लोग रहे हैं, जो जानते हैं कि नक्सली किस तरह से काम करते हैं, उनके बीच में रहे। तो ये तो नक्सली सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। जो डीआरजी के जवान हैं जिन्हें स्पेशली उनके खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन किया गया है, उन्हीं पर हमला कर दिया गया, उनकी गाड़ी को आईडी से उड़ा दिया गया। तो सीधे तौर पर सरकार को भी एक तरह से कह सकते हैं कि चुनौती देते हुए नक्सली नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा जो चुनौती है पूरे तंत्र को, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार है, बिल्कुल। ये बदलुआ दाल है। आप इसको समझिए, ये चुनौती से बढ़कर एक बड़ी चीज है। आप इसको शब्दों पर बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। लगातार होती हुई घटनाएं, लगातार होते हुए जवान जो शहीद होते जा रहे हैं, आप उस दर्द को समझिए। बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक चीजें क्या है? सरकार कहीं ना कहीं आदिवासियों तक जो मूलभूत सुविधाएं उसको पहुंचाने से कहीं ना कहीं विफल रही है। अपन राज्य सरकार की ही बात न करें, केंद्र सरकार की बिल्कुल बिल्कुल योजनाएं हैं। अभी आप आंकड़ों से सारी चीजों को समझा रहे थे। आपने आंकड़ों में बताया कि इन वर्षों में इतनी नक्सली घटनाएं हुई हैं और इतने जवान शहीद हुए हैं। आपने राशि का भी उल्लेख किया। अब सोचिए, करोड़ों रुपए की फंडिंग आ रही है, इन पैसों का क्या सही सदुपयोग हो रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है कि जो राशि चाहे वो केंद्र सरकार से प्राप्त हो रही हो, चाहे राज्य सरकार से प्राप्त हो रही है या दूसरी अगर दिगर संस्थाओं से प्राप्त हो रही है, क्या उन राशियों का सही सदुपयोग हो पा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि इतनी राशि खर्च होने के बावजूद हम जीरो जहाँ से शुरू किए थे वहीं चलना, वहीं पे खड़े हुए हैं। पंकज जी, लेकिन राशि की बात करना तो सही है। राशि को लेकर के जरूर ये चर्चा होनी चाहिए कि जो पैसा केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा है वो आखिर खर्च कहां पर हो रहा है, और अगर खर्च हो रहा है तो क्या वो सही तरीके से हो रहा है। लेकिन राशि आप कितनी भी खर्च कर लीजिए, जब तक आप ग्रामीण लोगों को अपने भरोसे में नहीं लेंगे तब तक तो इस तरह की नक्सली वारदातें थमने का नाम नहीं लेंगी। तो कहां पर दिक्कतें आ रही हैं? क्यों जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें जो पुलिसकर्मी हैं या फिर जो स्पेशल टास्क फोर्स के जवान हैं, सरकार है, वो अपने भरोसे में नहीं ले पा रही है? क्या ग्रामीणों में नक्सलियों का डर ज्यादा है या फिर वो ऐसे ही नक्सलियों की मददगार बने हुए हैं? डर की वजह से है या फिर कोई और रीजन है? नहीं, देखिए दो तरीके से आप इसको समझिए। पहली जो अपनी चर्चा चल रही थी, ड्राइंग रूम में बैठ के एसी चला के अगर आप रणनीति तैयार करेंगे तो वो विफल ही होगी। मुख्य मुद्दा तो ये है। दूसरा, देखिए अगर आप उनको सही तरीके से कन्विंस नहीं कर सकेंगे, आप अपनी योजनाओं को समझा नहीं सकेंगे, उनके डर को समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो दो पार्टों के बीच में पीस रहे हैं। लेकिन जवान सरकार उनको हर समय सुरक्षा उपलब्ध नहीं कर पाती है। उनके जवानों के जाने के बाद, सुरक्षा बलों के जाने के बाद कहीं ना कहीं वापस नक्सली आते हैं ना, उनको बिल्कुल रूप से दबाव बनाते हैं। ये तो शासन की विफलता ही है कि उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। ये भी तो एक मुख्य कारण है। बिल्कुल। नक्सलियों को जो सहायता प्राप्त हो रही है, जो अनाज प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार की और दवाइयां हैं, इन्हीं ग्रामीणों के माध्यम से तो प्राप्त हो रही है ना। बिल्कुल। अगर शासन इस तरह सक्षम है तो उनको सुरक्षा मुहैया करा सके, जो डर का माहौल है उसको समाप्त कर सके, तो धीरे धीरे स्वाभाविक तौर पर ये समस्या समाप्त होती चली जाएगी।
आपने राजनीतिक इच्छा शक्ति का जिक्र किया था जब मैंने आपसे बात करने की शुरुआत की थी। सरकार की ओर से तमाम नीतियां भी चलाई जा रही हैं। ये दावा भी बीच बीच में किया जाता है कि आत्मसमर्पण बड़ी संख्या में नक्सली कर रहे हैं, बड़े बड़े गैंग के मारे जाने की खबरें भी लगातार सामने आती हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, इस बीच में कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं कि वहां पर नक्सलियों ने विकास कार्य को रोक दिया है, जेसीबी मशीनों में आग लगा दी है। तो सरकार की नीतियों को लेकर के जो दावे किए जाते हैं, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि जो नक्सली वारदातें हैं उनमें गिरावट देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं उन दावों पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। और जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की ही मैं नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है। नीति मिलजुल कर बनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। नहीं, आपका कहना 100% सत्य है। देखिए, समस्या कहाँ पे उत्पन्न आ रही है, ये सिर्फ विश्लेषण का प्रश्न है। जब तक हम सारी चीजों को बिंदुवार एक पॉइंट के हिसाब से सोचे समझे और उसको तैयार करें, तभी समस्या का उन्मूलन हो सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं। देखिए, बस्तर का जो पूरा क्षेत्र है वनों से आच्छादित क्षेत्र है, बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है। बिल्कुल। पहली बात, आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी देखिए, केरल से बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। आप सोचिए कि एक समय में वो बस्तर एक संभाग हो, एक जिले का वो पूरा एरिया हुआ करता था। आबादी बहुत कम घनत्व की है, मिनरल्स में बहुत रिच है। बिल्कुल। स्वाभाविक तौर पे जो विकास कार्य होते हैं, नक्सली मजबूत कैसे होते हैं, लेवी लेके ही मजबूत होते हैं। बिल्कुल। जो ठेकेदार है, जो स्थानीय व्यापारी है, जो माइनिंग का काम कर रहा है, उन्हीं लोगों से ये पैसा प्राप्त करते हैं, उसी से हथियार लेते हैं, उसी से दवाइयां लेते हैं, उसी से राशन, और जो अपने जवानों को जो ये राशि प्रदान करते हैं बतौर वेतन या अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, ये राशि आती कहाँ से है? इसी तंत्र से तो वो उस राशि को निकाल रहे हैं ना। आप समझिए ना कि ऐसी क्या कमी है, ऐसी प्रशासन में ऐसी क्या कमी है कि वो नक्सलियों तक पैसा जो लेवी के माध्यम से जाता है उसको कैसे रोक सकती है? वो देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वित्तीय स्रोत बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बिल्कुल, अगर फंड नहीं होगा तो वो जो संस्था है वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक और अहम जानकारी मैं आपसे चाहूंगा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा जब झारखंड और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे, उस वक्त किस तरह से उस दौर में नक्सली वारदातें लगातार हावी थी, एक के बाद एक नक्सली हमले लगातार सामने आते थे। लेकिन जब झारखंड से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो आप, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको। जी बताइए। देखिए, ये संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, मध्य प्रदेश, बिल्कुल उस समय संयुक्त हुआ करता था। हाँ, संयुक्त हुआ करता था। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ था, झारखंड में भी नक्सली वारदातें ज्यादा होती थी, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ था तो उस वक्त मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त से अगर आप आज के दौर में देखेंगे तो झारखंड में बहुत बदलाव देखने को मिला है, नक्सली वारदातों में अंकुश देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार क्या झारखंड सरकार से इस मोर्चे पर कुछ सीख नहीं ले सकती है? कहीं ना कहीं यहां पर सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है, सरकार से सीखने की जरूरत है। देखिए, आप इस चीज को दूसरे तरीके से समझिए। भौगोलिक परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ शासन ने केपीएस गिल, जो पंजाब प्रदेश में डीजी हुआ करते थे, जिन्होंने पंजाब प्रदेश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया था, उनकी सेवाएं भी ली थी। केपीएस गिल भी छत्तीसगढ़ आए, नक्सल उन्मूलन से जो सारी योजनाएं थी, जो सारी चीजें थी, उनको समझने की कोशिश की है, लेकिन वो भी फेल हो गए। अगर आप देखिए, दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग समस्याएं हैं, जुड़ी बंदूक से ही है। जो नक्सल समस्या भी है वो कहीं ना कहीं गोले बारूद से ही जुड़ी हुई है, आतंकवादी समस्या भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से जुड़ी हुई थी। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र होने के साथ साथ देखिए, विचारधारा का जो फर्क है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो केपीएस गिल पंजाब में पूर्णतः सफलता प्राप्त कर ली थी, वो सफलता का कुछ भी प्रतिशत बस्तर में नहीं प्राप्त कर पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से घटना ये सामने आई है उसके बाद सरकारों को सोचना होगा, रणनीतिक में सुधार करने की जरूरत है। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा और बेहद ही अहम सवाल है। सरकार की ओर से आत्मसमर्पण नीति चलाई जा रही है, जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उन्हें बाकायदा पैसे तक दिए जा रहे हैं, हर तरह से सरकारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो क्या आखिर मुख्य वजह है जो सरकार से इस तरह से पंगा नक्सलियों ने एक तरह से ले रखा है? जल जंगल जमीन की ही लड़ाई आप इसे देखते हैं, या फिर ये लड़ाई किसी और दिशा में भी बदलती हुई आपको नजर आ रही है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज अपडेट करता हूँ आपको। अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने से कम समय हुआ कि जो नक्सलवादियों ने जिन्होंने समर्पण किया है, वो रायपुर प्रेस क्लब में अपनी एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने सारी समस्याओं को बताया। जो
जो नक्सलवादी जवान जब वो 22-23 साल का था, उसके ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था, बिल्कुल। सरेंडर किया तो उसको मात्र 300 रुपए देके घर रवाना कर दिया गया था पब्लिक खर्च के रूप में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दस्तखत कराया जाए 93 लाख रुपए के इनाम में और पैसा दिया गया 42 लाख रुपए नगद। तो देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार वहां भी है। आप अगर उस संगठन के मुखिया से बात करें, उन संगठन के सदस्यों से बात करें, तो ये जो नीति है नक्सलियों के आत्मसमर्पण से जुड़ी हुई नीतियां है, उसकी खामियों को वो उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि वास्तविकता क्या है। और ये एक दो मामले नहीं थे, लगभग 200 से ज्यादा उस संगठन के सदस्य जो नक्सलवादी समर्पण के बाद उन्होंने जो संगठन बनाया है उसके लोग आए थे रायपुर राजधानी में, राजधानी के प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकार वार्ता लेके अपनी सारी बातों को मीडिया के सामने कही थी। तो ये भी तो एक अभाव है ना। आप समझिए बिल्कुल कि भाई नक्सलवादी समर्पण करने के बाद जो उनको लोक लुभावने वादे किए थे उसमें 1% भी खरे नहीं उतरी है सरकारें। बिल्कुल। और ये नीति चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, सभी की अपनी नीतियां हैं। नीतियों में अमेंडमेंट भी होते रहता है, सुधार होते रहता है, कुछ और योजनाएं लागू की जाती है। लेकिन 200-250 लोगों का एक साथ रायपुर प्रेस क्लब में पहुंचना, वो जो जिनके ऊपर 302 के मामले दर्ज थे, वो नक्सल वारदात में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, ब्लास्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, वो प्रेस क्लब में आके पत्रकार वार्ता करते हैं। और तो ऐसे में तो सवाल ये उठता है ना कि अगर जो वादे सरकार की ओर से आत्मसमर्पण नीति को लेकर के किए जा रहे हैं, अगर वो वादे ही पूरे नहीं होंगे तो वो फिर से मुख्यधारा में जुड़ने की बजाय फिर से नक्सली गतिविधियों को अंजाम देते हुए नजर आएंगे और वही देखने को लगातार मिल रहा है। ऐसे में नक्सल की कमर कैसे टूटेगी, ये बड़ा सवाल उठता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ में साझा की। तो दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस वारदात के बाद क्या कुछ सबक लेती है, क्योंकि अगर नक्सल का खात्मा करना है तो केवल एसी रूम्स में बैठकर के आप रणनीति नहीं बना सकते हैं। जमीन पर जो लोग, जो पुलिस के जवान नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ कर रहे हैं, उनके साथ में बैठकर रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ सूचना तंत्र को किस तरह से मजबूत करना है उस पर फोकस करने की जरूरत है। और ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, क्या वो नक्सलियों की डर की वजह से पुलिसकर्मियों का साथ नहीं देते हैं, तो उन लोगों को भरोसे में लेने की भी बहुत जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि सरकार फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।